हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम डी फार्मा डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपिटिक्स, उसका चैप्टर 2 जो कि हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद चैप्टर 2 का जो सेकंड पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसमें कि हम लोगों ने एक डिजीज पढ़ी थी अस्थमा, उसके बाद दूसरी डिजीज में है सीओपीडी, उसको आज पढ़ना है। उससे पहले हम जान लेते हैं हम ये पढ़ कहाँ से रहे हैं और कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये बुक जो है फार्माकोथेरेपिटिक्स, जिसको भेषज चिकित्सा विज्ञान नाम से जानते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको बुक अवेलेबल है। ये बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो या www.tppl.original.in या फिर हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं इस बुक को। तो हम लोग जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अस्थमा पढ़ लिया था। तो अस्थमा का हम लोगों ने डिफिनीशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोलॉजी या फिर इटियोपैथोजेनेसिस, फिर मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद आपके सिलेबस में है जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको सीओपीडी बोलते हैं, ये डिजीज भी आपके सिलेबस में है। तो इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इसके सिनोनिम्स भी हैं कि इसको और किस नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग इसका जानेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी हम लोग इटियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, तो बने रहिए लेक्चर में। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक। तो आज का टॉपिक है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको बोलते हैं दीर्घकालिक अवरोधी फुस्फुस विकार, जो कि एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयर फ्लो लिमिटेशन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव के पहले तो हम लोग नाम जान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं कि केवल ये सीओपीडी नाम से पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीओएलडी, सीओएडी या सीओएल, सीएल या फिर सीओआरडी, ये और भी नामों से पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर एक सेम ही रहेगा कि अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पूछता है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज पूछ लेता है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज पूछ सकता है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज, ये कुछ भी नाम से पूछ सकता है। तो ये सभी सेम ही हैं। ठीक है, तो इसका ये जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका ये होता क्या है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेम्ड लंग्स and obstruction in airflow both to lungs as well as form the lungs. Thus a patient affected with the disease faces difficulty in breathing, shortness of breath due to constriction, narrowing of the airway। कह रहा है कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज वो डिजीज है जिसमें कि लंग्स जो होते हैं आपके, लंग्स मतलब कि हो गया आपके फेफड़े, फेफड़े जो है इन्फ्लेम्ड मतलब कि स्वेलिंग होने लगी उनमें स्वेलिंग, और ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो मतलब कि जिस माध्यम या पाथवे से जिस सांस लिया जाता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, या फिर उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। जैसे कि मैंने एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है, ये जैसे लंग्स का मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो ये लंग्स का पहले तो एक सिम्टम ये रहेगा कि लंग्स का स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, और दूसरा जो ये एयर फ्लो है, जहां से ये सांस आ रही है, ऑक्सीजन जिस माध्यम से आ रही है, ये जैसे ये हो गया आपके ब्रोंकियाई, फिर यहाँ से आपके डिवाइड होते रहेंगे ब्रांचेस, तो ब्रोंकियोल हो गए। इनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, यहाँ पर किसी चीज का फॉर्मेशन हो जाना, जिसके कारण वायु का आवागमन ना हो पाए या ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, तो वो चीज कहलाएगा, वो कंडीशन कहलाएगी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या फिर कह ले क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, तो ये एक ऐसी कंडीशन आती है जब कि पेशेंट को जो होता है ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होने लगती है, और तो और चेस्ट टाइटनेस हो जाता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जब वो आपकी जो एयरवे है मतलब कि ये जो एयरवे है उसका जो कॉन्स्ट्रिक्ट होना या नैरोइंग हो जाना, मतलब कि उसके बीच का जो डायामीटर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये इसका स्वेलिंग होने लगता है, लंग्स का स्वेलिंग होना, या फिर इसका भी स्वेलिंग होने के कारण जो बीच का डायमीटर है उसका जब कम हो जाता है, तो वायु या ऑक्सीजन का आवागमन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सीट आउट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ब्रीथनेस मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को। और तो और भी कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, इसीलिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि एक बहुत ही लंबे समय तक, मतलब कि पहले जैसे कि एयरवे है उसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे पहले प्लेक्यू भरना फॉर्मेशन होता है, या फिर कह ले कि किसी चीज का फॉर्मेशन हो जिसके कारण डायमीटर इसका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होता रहता है। ठीक है, जब ये एक लंबे समय तक यही चीज बीमारी चलती रहती है, तब ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहलाती है। कि और तो ये रिस्पायरेटरी डिजीज भी बोलते हैं कि रिस्पायरेशन में जितने भी अंग आते हैं, ऑर्गन आते हैं, और उनमें कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज या लंग डिजीज बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव डिजीज विच इज रोशन ओवर टाइम इन कॉन्ट्रास्ट टू
अस्थमा वेयर इन द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो इज रिवर्स्ड। मतलब कि और एक पॉइंट है इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। यह एक जो है प्रगतिशील मतलब कि बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। मतलब कि मैंने बोला ना कि पहले छोटा सा फॉर्मेशन हुआ है उस एयरवे में, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव डिजीज है विच रोशन ओवर टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट टू अस्थमा। ये जो है अस्थमा के बिल्कुल विपरीत है। अस्थमा में क्या होता था, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता था एयर फ्लो में, लेकिन वो जो है ठीक भी हो सकता था, ये जो है ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा चीज है। फिर एक डिफिनीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू WHO। अकॉर्डिंग टू WHO अ लंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग एयर फ्लो दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इट इज नॉट फुली रिवर्सिबल इज टर्म्ड एज COPD। WHO ये एक डिफिनीशन बहुत ही मान है, क्योंकि WHO अकॉर्डिंग टू WHO लगा हुआ है, तो ये जो है डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये एक लंग डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज करती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग एयर फ्लो। जो लंबे समय तक ये एयर फ्लो हुए या फिर लंग हुए, इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और तो और फुली रिवर्सिबल इज टर्म्ड एज नॉट इज फुली रिवर्सिबल, मतलब कि पूरी तरह से इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो ये COPD डिजीज कहलाती है। ठीक, यही ये चीज यहाँ पर बताया गया है कि WHO के अनुसार फेफड़े के वायु प्रवाह में दीर्घकालिक अवरोधी विशेषता वाली फेफड़े की बीमारी है जो सामान्य श्वास में हस्तक्षेप करती है। मतलब कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसमें हस्तक्षेप करती है, प्रॉब्लम करती है और पूरी तरह से प्रतिवर्ती नहीं होती है, उसे COPD कहा जाता है। प्रतिवर्ती का मतलब यहाँ पर हुआ कि वो पूरी तरह से ट्रीट नहीं की जा सकती है, तो वो COPD डिजीज कहलाती है। हम लोगों ने COPD जान लिया क्या होता है COPD। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके टाइप। COPD के टाइप्स कितने हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, टाइप मतलब प्रकार, समझ रहे हैं ना। तो COPD रिफर्स टू टाइप ऑफ कंडीशन। COPD जो है दो प्रकार की कंडीशन स्थितियों को संदर्भित करता है। पहला है एम्फिजिमा, दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस। दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस। ठीक है, तो एम्फिजिमा की अगर बात करते हैं, इट इज स्टार्टिंग स्टेज एंड common type of COPD in which air sacs of the lungs get damaged, enlarged and finally burst। ये एक एम्फिजिमा अगर बात करते हैं, ये एक स्टार्टिंग का स्टेज है। COPD के जो स्टार्टिंग का स्टेज है वो एम्फिजिमा है। इसमें होता क्या है, इट इज कॉमन टाइप ऑफ COPD, एक कॉमन टाइप का COPD है इन विच एयर सैक जो रहते हैं आपके, एयर सैक रहते हैं, एयर सैक ऑफ द लंग्स में जो आपके, एक सेकंड डायग्राम के जरिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्रोंचिया है, ये ब्रोंकियोल हो गए, यहाँ से डिवाइड हो गए, ये ब्रांच हो गए। अब यहाँ पर लग गया आपके एलोलाई, ये एल्वेलाई जो छोटे छोटे लगे होते हैं। ठीक है, ये एलोलाई बन लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन विच एयर सैक ऑफ द लंग्स गेट डैमेज, enlarged एंड फाइनली ब्रस्ट। ये जो होते हैं एयर सैक, ये डैमेज हो जाते हैं या बढ़ने लगते हैं या फिर पूरी तरह से ब्रस्ट होकर फूट जाते हैं या डैमेज बिल्कुल हो जाते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट जो है एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन एक्सपेलिंग एयर ड्यू टू डैमेज्ड एयर सैक। जिसकी वजह से जब ये आपके एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक या फिर हो गए जिनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है या फिर ब्रोंकियोल्स बोल लें, ठीक है, उनको डैमेज होने के कारण जो पेशेंट को क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि वो जो CO2 को एक्सपेल आउट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है एक ऐसी कंडीशन आती है जो इसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद में जो है दिक्कत होने लगती है। और तो और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि नीचे दिए हुए हैं। सच कंडीशन लेड टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरियस सिम्टम ऑफ एम्फिजिमा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि हम एक्सपेल नहीं कर पाते हैं या एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं या हम निकाल नहीं पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि एयर सैक्स आपके हो जाते हैं डैमेज, जिसकी वजह से आप नहीं निकाल पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कुछ ऐसे कंडीशन या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि यहाँ नीचे दिए हुए हैं। अ पेशेंट विद एम्फिजिमा प्रेजेंट द फॉलोइंग सिम्टम्स। पेशेंट जिस पेशेंट को एम्फिजिमा हुआ होता है उसके कुछ सिम्टम्स यहाँ दिए गए हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये एक मेन ही सिम्टम है। अगर रिस्पायरेटरी डिजीज पढ़ रहे हैं तो ये सिम्टम तो बहुत ही कॉमन है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो देखेंगे ही, क्योंकि सांस की तकलीफ होना, क्योंकि आप रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, आप सांस लेंगे और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले सांस को ही दिक्कत होगी कि सांस आप नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ है या जो ब्रीद है वो सही से नहीं मिल पा रही, यही चीज, ये सिम्टम तो पहला दिखेगा आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर है ऑनगोइंग फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट इनफ एयर। ऐसी पर्याप्त हवा ना मिल पाने की निरंतर भावना रहती है कि आपको यही दिखेगा कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भरपूर पूरी तरह से नहीं लग रही कि हाँ ये मुझे पर्याप्त है। ठीक है, वो चीज नहीं मिल पाएगी। लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन, मतलब कि वो जब वहां पर वो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकिया होता है, वो उसके पीछे एक बीच में एक लेयर होती है जो कि म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लंबे समय तक करती रहती है, जिसकी वजह से भी जो नैरो हो जाती है, जो वेसल्स हैं, जो आर्टरी हैं और जो बोलने जो ब्रोंकियोल हैं, उनके जो बीच का डायमीटर है वो कम होता रहता है, क्योंकि ये म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करने लगता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कफ, मतलब कि लंबे समय तक खांसी आने लगना, ये भी एक सिम्टम देखा गया है।
विजिंग मतलब घबराहट, जब सांस नहीं सही से लिया जाएगा तो आपको घबराहट का एक सिम्टम भी दिखेगा। फिर ऑन गोइंग फैटिग्यू मतलब कि थकावट जो है ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक दिखेगी, थकावट ही आती रहेगी, ठीक है। तो ये एम्फिजिमा के सिम्टम है। ये फर्स्ट स्टेज है एम्फिजिमा का, ठीक है, कि जिसमें एयर सैक डैमेज हो जाते हैं और तो जिसके कारण कुछ एयर सैक डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट नहीं कर पाते हैं, और तो और कुछ सिम्टम दिखते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो स्टेज है आपकी क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 2 है क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस, जिसको दीर्घकालिक श्वसनीय शोथ बोलते हैं, हिंदी में दीर्घकालिक श्वसनीय शोथ। इसको भी बात कर लेते हैं। इट रिफर्स टू इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का होता है ऐसा है कि जो एयर सैक, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट रहती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आप लोग समझ रहे हैं ना कि जिस माध्यम से हम सांस लेते हैं, पूरा वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन या इरिटेशन के कारण जो रिजल्ट क्या आता है कि फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस, मतलब कि गाढ़े म्यूकस का फॉर्मेशन होना, क्या कहलाएगा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। मतलब कि मैंने एक डायग्राम के जरिए समझा रहा हूं, जैसे कि ये आपके लंग्स हो गए यार, अच्छे तो नहीं बनना है, ये आपके लंग्स हो गए, ठीक है, ये ब्रोंकियाई हो गए, ये ब्रोंक्योल्स हो गए, यहाँ से डिवाइड होके, ठीक है, इसके बाद एल्वेओलाई इसी में लग गए, ठीक है, ये आपका ट्रैकिया हो गई, रिंग्स बन गया ये, तो ये आपका एयर सैक है, ठीक है, ये एयर सैक है। एयर सैक या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, पूरा ये जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, इसका इन्फ्लामेशन हो जाना, मतलब कि इसका स्वेलिंग हो जाना, ये जो है ये ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकियाई जो है, इनका स्वेलिंग हो जाना, या फिर इरिटेशन होना, जिसकी वजह से, किसकी वजह से ये होता है? क्योंकि इसमें म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, थिक म्यूकस मतलब कि गाढ़ा म्यूकस हो जाना, मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका एक छोटा सा डायग्राम लिया है, ये एयर सैक है, ठीक है, तो इसमें जब ये लेयर होती है म्यूकस, यहाँ से म्यूकस का प्रोडक्शन होना और एक थिक म्यूकस का प्रोडक्शन होना, जिसकी वजह से ये जो बीच का रास्ता है ये कम हो जाता है डायमीटर, और तो जिसके वजह से वही सिम्टम दिखेंगे कि आपके क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया, इट रिफर्स टू इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस एज टाइम पासेस। This mucus block the respiratory tract and make breathing difficulty. When patient expels this mucus is known as phlegm or symptom। ठीक है, तो क्या है? क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है उसका इन्फ्लामेशन या इरिटेशन होता है, ठीक है, किसके कारण होता है? फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस, थिक म्यूकस के कारण यह जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, थिक म्यूकस का जो फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होती है उसका इन्फ्लामेशन या इरिटेशन हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण एट द टाइम ऑफ म्यूकस जो होता है वो ब्लॉक कर देता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है इसको जब ब्लॉक कर देगा तो आपका एक्सपेल आउट नहीं कर पाओगे कार्बन डाइऑक्साइड को, या ऑक्सीजन आप ले नहीं पाओगे, ठीक है, जिसके कारण कुछ रिजल्ट आएंगे, मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी, मतलब कि सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। व्हेन पेशेंट एक्सपेल दिस म्यूकस, जब ये पेशेंट जो है म्यूकस को हम एक्सपेल करते हैं तो उसे हम फ्लेगम या स्पटम नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कफ या बलगम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो वो फॉर्मेशन हो जाता है, जो मैंने बोला ना कि जिसकी थिक म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वो ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम दिखना शुरू हुए हैं कि जो ब्रीदिंग लेने में तकलीफ आ रही है पेशेंट को, तो वो जो फॉर्मेशन हुआ उसे फ्लेगम या सिप्टम बोलते हैं, जिसे बलगम या कफ बोलते हैं, ठीक है। उसके कुछ सिम्टम भी दिए हुए हैं। अ पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस प्रेजेंट द फॉलोइंग सिम्टम। जो पेशेंट रहता है क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस का, उसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं। कफ डेट कंटिन्यू फॉर द लीस्ट 3 मंथ और 2 ईयर इन रो, मतलब कि खांसी जो कम से कम 3 महीने या लगातार 2 साल तक बनी रहे। इसमें क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस में कि लंबे समय तक खांसी बनी रहती है, या फिर 3 या 2 महीने तक, 3 साल या 3 महीने या 2 साल तक ऐसे सिम्टम देते हैं। कफिंग और स्पिटिंग अप क्लियर व्हाइट म्यूकस, साफ या सफेद बलगम खांसना या थूकना, मतलब कि बार बार जब आप थूक रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, तो उसमें कफ निकलना या सेप्टम निकलना, ये कुछ सिम्टम दिखेंगे। टायर्डनेस, मतलब कि थकावट जो है बनी रहती है आपको। तीसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि ब्रेथ में जो है आपको तकलीफ रहेगी, मतलब कि वो शॉर्टनेस रहेगी कि बार बार आपको सांस लेना पड़ेगा, कि पूरी तरह से हमें लग रहा है कि फील ऐसा हो रहा है कि मुझे ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल नहीं रही, सांस नहीं अच्छी आ रही, ठीक है। फिर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, टाइटनेस, चेस्ट का डिस्कम्फर्ट होना, मतलब सीने में बेचैनी या जकड़न होना, ये कुछ सिम्टम दिखेंगे क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस में। इसके बाद हम इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी किसकी देखना है हमको? सीओपीडी की। तो ये 2 स्टेजेस थी आपकी क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस। सेकंड स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज थी आपकी, तो फर्स्ट स्टेज आपकी थी एम्फिजिमा, फर्स्ट स्टेज आपकी एम्फिजिमा थी, सेकंड स्टेज थी आपकी क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस। तो उसके भी हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके सिम्टम्स भी देख लिए हैं। इसके बाद हम इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी हम देख रहे हैं सीओपीडी की। इटियोलॉजी आप इटियोलॉजी हम सीओपीडी की देख रहे हैं, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की इटियोलॉजी, मतलब कि कॉजेज देख रहे हैं, किन कारणों से ये
आपको सीओपीडी डिजीज होती है, ठीक है। तो वो देखते हैं। पहला तो आपका है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी सीओपीडी होता है, मतलब कि पॉल्यूटेड एयर इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सीओपीडी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मेजर कॉज अगर देखेंगे तो वही है पॉल्यूटेड एयर, मतलब कि आपको जो एयर है वो स्वच्छ नहीं मिल रही है। पॉल्यूटेड एयर मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आप सांस के जरिए ले रहे हैं, ठीक है। ये मेजर फैक्टर है। एंड मे बी एज सीवियर एज सिगरेट स्मोकिंग, मतलब कि अगर स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी एक कारण है, ठीक है। यूज ऑफ बायोमास फ्यूल एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन, मतलब कि ये सब फ्यूल का जलने से जो निकलता है स्मोक, या फिर कह ले कि ट्रैफिक रिलेटेड जो पोल्यूशन निकलता है उससे भी आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड वाइड प्रेवलेंस ऑफ सीओपीडी। ये जो है कुछ डायरेक्टली ऐसे फैक्टर हैं जो कि सीओपीडी को वर्ल्ड वाइड में फैला रहे हैं, ठीक है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, अस्थमा एंड अ वीक इम्यून सिस्टम हैव मोर चांसेस ऑफ सीओपीडी। पेशेंट जो सफर करते रहते हैं डायबिटीज से या अस्थमा से, या फिर जिनका वीक इम्यून सिस्टम है, अस्थमा हो गया या अस्थमा हो गया या वीक इम्यून सिस्टम इनका वीक है तो उनको भी चांसेस रहते हैं कि उनको भी सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एडवर्स वर्किंग कंडीशन और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आल्सो रिजल्ट इन सीओपीडी, मतलब कि प्रतिकूल कार्य करने की स्थिति में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के धूल के कण जिनके वजह से भी सीओपीडी के होने के चांसेस रहते हैं। पहला ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है आपका एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दूसरा फैक्टर है, दूसरा कॉजेज फैक्टर है, जिसमें कि दीज रिफर टू नॉन स्पेसिफिक एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी। पीपल विद स्मोकिंग हैबिट्स हैव ग्रेटर चांस ऑफ एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी, मतलब कि यह गैर विशिष्ट श्वसन मार्ग अति प्रतिक्रियात्मक को संदर्भित करता है। धूम्रपान की आदतों वाले लोगों में श्वसन मार्ग अति प्रतिक्रियाशील की संभावना अधिक होती है, मतलब कि ये जो है दिस रिफर टू नॉन स्पेसिफिक एयर हाइपर रिएक्टिविटी, ये जो है जो एयरवे की जो हाइपर रिएक्टिविटी है उसको शो करता है, ठीक है। पेशेंट विद स्मोकिंग हैबिट एंड हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ एयर हाइपर रिएक्टिविटी, इसमें मेन जो होता है स्मोकिंग जो ज्यादा कर रहे हैं, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं जिनकी आदत ही बन चुकी है उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वो उनको जो है एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी दिखता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक मतलब कि आनुवंशिक कारक भी है जिसकी वजह से भी होता है। चांसेस ऑफ इंफेक्शन गेट इंक्रीज्ड इन पेशेंट हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीओपीडी। कुछ परसेंट चांस ये भी है कि जिनके फैमिली में ये सीओपीडी की डिजीज रहती है तो उनके भी ये दिखता है कि उनको भी सीओपीडी के सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। अनदर फैक्टर ऑफ जेनेटिक रिस्क इज डिफिशियंसी ऑफ एटी, मतलब कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ग्लाइकोप्रोटीन मेंबर ऑफ द सीरीन प्रोटीन इनहिबिटर फैमिली, मतलब कि रिस्क ऑफ जो एक और फैक्टर रहता है जिनकी एक जेनेटिक फैक्टर रहता है जिसकी डिफिशियंसी से भी होता है, जिसको एटी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ग्लाइकोप्रोटीन मेंबर ऑफ सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर फैमिली, जिनकी कमी से भी ये जो सीओपीडी है होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है चौथा जो आपका है एयरलियर इन्फेक्शन। पेशेंट इन्फेक्टेड विद ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड अदर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सीओपीडी, मतलब कि पेशेंट जो पहले से ही इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से या निमोनिया से या अदर रिस्पायरेटरी डिजीज, कोई भी डिजीज रहती हैं जैसे कि निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर और भी कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज हैं जिनकी वजह से चांसेस रहते हैं कि सीओपीडी के सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। फिर आता है पांचवा फैक्टर आपका आता है एज मतलब उम्र। इट इज आल्सो इज इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज एट द एज इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम डिक्रीज एंड पर्सन बिकम मोर सेंसिटिव टू इन माइक्रोबियल एक्सपोजर एंड अदर कंडीशन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रतिरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता कम होती रहती है, मतलब कि ये उम्र जो है भी उम्र भी एक ऐसा फैक्टर है जिनकी वजह से भी ज्यादातर देखा सीओपीडी के चांस दिखे हैं, मतलब कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा जिसकी प्रतिक्रिया होती है इम्यून सिस्टम की, वो जो है शो नहीं कर पाता है, मतलब कि कम शो करता है, ठीक है। तो जो है या फिर कोई माइक्रोबियल अगर इन्फेक्शन होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी में, तो उनकी वजह से उसकी वजह से ऐसी कंडीशन आती है कि सीओपीडी के चांसेस ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम ही आपका
वीक हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब कोई इन्फेक्शन होगा या फिर रेस्पिरेटरी जैसे कि कोरोना कोविड आया हुआ था, तो क्या जिनका जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ज्यादा होने के चांसेस थे कि वो जल्दी बीमार हो रहे थे, ठीक है। वो जो डेड भी वो बहुत जल्दी हो रहे थे, ठीक है। आपने बहुत ही केस सुने होंगे कि वो उस गांव में वो खत्म हो गए, क्योंकि बूढ़े व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ही वीक होता है। और एयरवे और रिस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी सांस लेने से भी दिक्कत फैलती है, क्योंकि जब सांस लेने में आप कोई पोल्यूटेड एयर या फिर ऐसी कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया जैसे लेंगे, सांस में ही लेंगे, ठीक है, तो वो जो है इन्फेक्ट करेगा आपके इम्यून सिस्टम को। उसके बाद ये सीओपीडी जैसी डिजीज है, बहुत सारी डिजीज दिखेंगी, जैसे कोविड-19 भी थी, एक रिस्पिरेटरी डिजीज थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे, इसके बाद बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, सीओपीडी के पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस मतलब आप समझते ही होंगे कि जैसे जो कॉजेज हैं, जो कॉजेज फैक्टर हैं, वो ये उनका डेवलपमेंट होना पूरा, तो ये चीजें पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे। सीओपीडी सिम्पटम अकर ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस एंड एम्फिजिमा। क्रोनिक जो सीओपीडी है ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस या एम्फिजिमा, जो दो फैक्टर थे, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज थी, उनकी वजह से देखा गया है। विच मोस्टली अराइज फ्रॉम रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सिगरेट स्मोकिंग। मतलब कि जो ज्यादातर सिगरेट के धुएं के लिए या अतिरंजित या फिर कह ले कि अतिरंजित सोजरोधी प्रतिक्रिया, एक्सजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जिसकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। मतलब कि ज्यादा स्मोकिंग करने से और ज्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो रहती हैं उनकी वजह से सीओपीडी देखा गया है। क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस रिजल्टिंग ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस जो है जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, हाइपरट्रॉफी का सिक्रीशन, हाइपरट्रॉफी बनती है, जिसके कारण जो है म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है एपिथेलियल ग्लैंड में। ऑफ द लार्जर एयरवे इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक कफ एंड एक्सेसिव सेप्टम। मतलब कि म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जब हम पेशेंट जो वो एक्सपेल करता है, मतलब कि जो थूकता है, तो वो कफ या बलगम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, क्रोनिक रिजल्टिंग ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथेलियल ग्लैंड ऑफ लार्जर एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक कफ एंड एक्सेसिव सिम्पटम प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके बाद इम्फिजिमा की बात करते हैं। इम्फिजिमा रिजल्टिंग ड्यू टू डिटेरियोरेशन ऑफ वॉल ऑफ एयर सैक्स। मतलब कि इम्फिजिमा में क्या होता है, जो एयर सैक रहते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है, या फिर इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं, ठीक है। या इसमें क्या हुआ कि जो उनकी वॉल है वो पूरी तरह से डिटेरियोरेट होने लगी है, मतलब कि डैमेज होने लगी है, जिसके कारण विद हिम ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेओलाई इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ दीज एयर स्पेस। मतलब कि समझ लेते हैं सूक्ष्म श्वास नली और वायु कोष्ठिका के अंदर वायु स्थान की भित्तियां को बिगड़ने के परिणाम स्वरूप वातास्पति की विशेषता इन वायु स्थानों में बढ़ने से होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम पैथोजेनेसिस का हम एक चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे थ्योरी तो आप लिखेंगे ही, लेकिन अगर आप एक बार चार्ट समझ लेंगे, फ्लो चार्ट समझ लेंगे, उसके बाद आप उससे थ्योरी बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस का है हम फ्लो चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे आप लोग जो है अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप थ्योरी बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। तो इसमें पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। टोबैको, स्मोक, एयर पोल्यूशन, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं। पहले तो जान लेते हैं कौन कौन से फैक्टर रहते हैं। टोबैको रहेगा, स्मोक रहेगा या एयर पोल्यूशन रहेगा, जिनकी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिनकी वजह से चांस रहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे एपिथेलियम। मतलब कि जो एयरवे रहते हैं, आपके एयरवे जो रहते हैं उनका इन्फ्लामेशन, उनकी जो लेयर रहती है एपिथेलियम, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि म्यूकस का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, वही चांसेस आएंगे ना, ठीक है। तो जब एयरवे का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर इनफिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में आएगा न्यूट्रोफिल आएगा, माइक्रोफेज आएगा, लिम्फोसाइट आएगा, ल्यूकोट्रीन आएगा, इंटरल्यूकेटिन आएगा। तो ये हुआ इन्फ्लेमेशन या ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड रिलीज साइटोकाइनिन। मतलब कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इन्फ्लामेटरी सेल का एंड रिलीज करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में आ गया न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट, ल्यूकोट्रीन्स एंड इंटरल्यूकोट्रीन्स, ठीक है, जिनकी वजह से सिस्टमिक इफेक्ट आएगा। क्या सिस्टमिक इफेक्ट में आएगा, म्यूकस वीकनेस आएगा या वेट लॉस आएगा, ये कुछ इफेक्ट दिखेंगे जब ये साइटोकाइनिन जो रिलीज होंगे, ठीक है। तो इनकी वजह से ही सिस्टमिक इफेक्ट दिखेगा, कौन सा, म्यूकस वीकनेस होगा, मतलब म्यूकस का वीकनेस होगा या वेट लॉस के सिम्टम दिखेंगे। फिर इधर क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनियस एंटी प्रोटीएज, सामान्य अंतर्जात प्रोटीएज रोधी अवरोध, जिसमें क्या होगा, ये किसकी वजह से हो रहा है, इनहेरिटेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। मैंने बोला था ना एटी जो है वो एटी की कमी से कुछ ये भी कुछ चांसेस रहते हैं जिनकी वजह से ये सीओपीडी डिजीज होती है। तो इनहेरिटेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी की वजह से भी
इनहिबिशन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनियस एंटी प्रोटीएज, ये सिम्टम दिखेंगे। उसके बाद सीधे आ जाएगा इंक्रीज प्रोटीएज एक्टिविटी विद ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग। फेफड़ों के संयोजी ऊतक या इलास्टेज या कैथोसिन आदि के इलास्टिन के टूटने के साथ प्रोटीएज की गतिविधि में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये इसके कारण भी हो सकता है जब साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं, इसके डायरेक्टली ये इधर हो सकता है कि प्रोटीएज की एक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी और तो और ब्रेकडाउन होगा इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू में। जो इलास्टिन होता है लंग्स के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें जो इलास्टिन होता है उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से इलास्टेज या क्लोसिन इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इधर दूसरा क्या दिखेगा, कॉन्टिन्यूअस ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। जब ये साइटोकाइनिन रिलीज होंगे या इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल का जब इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो जिनकी वजह से ब्रोंकियल इरिटेशन या इन्फ्लामेशन भी होगा और इधर इंक्रीज प्रोटीएज एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ब्रेकडाउन होगा इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू इन आप लंग्स के जो कनेक्टिव टिश्यू हो गए उनका भी ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, उसके बाद जब ब्रोंकियल इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होगा जिसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस के सिम्टम, ये क्रोनिक ब्रोंकियासिस काज होगा। ठीक है, जिसमें ब्रोंकियल एडिमा कहलाएगा या हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस या बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ एयरवे। ये क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस किसकी वजह से हो रहा है, जब ब्रोंकियल इरिटेशन या इन्फ्लामेशन, जो ब्रोंकियल रहते हैं उनका बार बार इन्फ्लामेशन होना या फिर इरिटेशन होना, जिसकी वजह से काज होगा क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस, जो कि फर्स्ट सेकंड स्टेज थी आपकी सीओपीडी की। ठीक है, जिसमें ब्रोंकियल एडिमा कहलाएगा या हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस का सिक्रीशन हाइपर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, या फिर कह ले बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ एयरवे, बैक्टीरिया का कॉलोनी बन जाएगा एयरवे में। ठीक है, उसकी वजह से ही एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा कहलाएगा, सीओपीडी डिजीज। ठीक है, इधर क्या होता है, जब आप ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन टिश्यू इन लंग्स में, जो लंग्स के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, वो उनकी वजह से क्या होगा, एम्फिजिमा काज होगा। पहले इधर से जब ब्रोंकियल इरिटेशन हो रहा है तो आपका क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस हो रहा है, इधर आपका एम्फिजिमा जो फर्स्ट स्टेज थी एम्फिजिमा जिनमें एयर सैक डैमेज हो जाते थे, उसका वो काज होगा इसकी वजह से, जिसमें एम्फिजिमा डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेओलर सेप्टा एंड लॉस ऑफ इलास्टियल रिकोलाई और ब्रोंकियल वॉल्स, वात स्पीच या वायुकोशी सेप्टा का विनाश एवं श्वसन नली भित्तियों की पर्याप्त पुनर्वर्तन की क्षति। मतलब कि एम्फिजिमा में मतलब क्या होता है कि जब एयर सैक्स रहते हैं उनका डैमेज होना या इन्फ्लामेशन होना, ये एम्फिजिमा के सिम्टम थे। ठीक है, अब एम्फिजिमा और ये क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड स्टेज थी, जिनकी वजह से आपका एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब फिर आपका सीओपीडी डिजीज कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका पैथोजेनेसिस है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिए ना। मतलब कि जब एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, एयर ट्रैपिंग एंड लॉस ऑफ सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज, फ्रीक्वेंट एक्सपिरेशन, इंफेक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब कि एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, और तो एयर ट्रैपिंग, लॉस ऑफ सरफेस एरिया एंड गैस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है उस सरफेस एरिया में, क्योंकि जब एयर सैक डैमेज हो चुके हैं और एयरवे जो होता है ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से डिस्पोनिया दिखेगा, कब दिखेगा, हाइपोक्सिमिया दिखेगा, हाइपरकैप्निया दिखेगा, सीओआर पल्मोनरी दिखेगा। ये सिम्टम जो हैं उसके सीओपीडी के हैं, ये सारे सिम्टम दिखेंगे तो सीओपीडी आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पैथोजेनेसिस होगी क्रोनिक उसकी सीओपीडी की। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मतलब कि सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, सिम्टम होंगे आपके सीओपीडी के कौन कौन से, वो देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मतलब कि नैदानिक अभिव्यक्तियां की बात करते हैं। COPD symptoms do not normally develop until there has been lot of lung damage and they usually get worse time, especially if the person keep and smoking। मतलब कि COPD के लक्षण हैं तब तक विकसित नहीं होते हैं जब तक फेफड़ों के बहुत अधिक क्षति नहीं हो जाती है, और ये सामान्यतः समय के साथ खराब हो जाते हैं, जिसमें जब व्यक्ति धूम्रपान लगातार कंटिन्यू करता रहता है तब ये सिम्टम दिखते हैं। मतलब COPD एक ऐसी कंडीशन है जब पूरी तरह से जब तक डैमेज नहीं हो जाते हैं लंग्स, पूरी तरह से एयरवे जो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसी कंडीशन आती हैं। ठीक है, और ये बराबर जो है पर्सन के स्मोकिंग करने से, कंटिन्यूअस स्मोकिंग करने से ये सिम्टम दिखते हैं। ठीक है, तो कुछ साइंस सिम्टम देखते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये पहला सिम्टम है, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का एक सिम्टम दिखेगा। विजिंग दिखेगा, घबराहट होगी, चेस्ट टाइटनेस, सीने में जकड़न होगी। अ क्रॉनिक कफ दैट प्रोड्यूस क्लियर व्हाइट येलो और ग्रीनिश म्यूकस। क्रोनिक कफ मतलब कि एक लंबे समय तक कफ आ रहा है, वो उसका जो वो क्लियर होगा या फिर व्हाइट होगा या फिर येलो होगा या फिर ग्रीनस म्यूकस होगा। ये जो बार बार कफ आ रहा है, मतलब कि कफ मतलब बलगम बार बार जिससे निकल रहा है, तो उसके भी कलर तरह तरह के होंगे, जैसे क्लियर होगा
या फिर व्हाइट होगा या फिर येलो होगा या ग्रीनिश होगा। फिर रिस्पायरेटरी इंफेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस, रिस्पायरेटरी इंफेक्शन दिखेगा, बार बार सिम्टम रिस्पायरेटरी इंफेक्शन के दिखेंगे। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी दिखेगी, ऊर्जा की कमी दिखेगी। ठीक है, इसके बाद अनइंटेंशनल वेट लॉस, मतलब कि अनअपेक्षित वजन का घटना, बार बार वजन का घटना, ये कुछ सिम्टम दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद और कुछ सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। और सिम्टम आपके हैं स्वॉलन अंकल या फुट और लेग्स, मतलब कि जो अंकल हैं या फुट हैं या लेग्स हैं, इनका स्वेलिंग होना, ये कुछ सिम्टम दिखेंगे। ये एक सिम्टम दिखेगा एक्स एब्रेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है, एपिसोड इन विच सिम्टम रोशन बियॉन्ड द नॉर्मल डे टू डे इनवेरिएंस लास्ट फॉर लीस्ट सेवरल डे। ये ऐसी घटना है जिसमें लक्षण जो होंगे दिन पर दिन बदलते रहेंगे और भी ज्यादा बिगड़ते रहेंगे वो लक्षण जो हैं। तो ये ऐसा है कि ये भी एक सिम्टम देखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट देख लेते हैं। पहले तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फिर होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बिना दवाओं के हम जिसमें उपचार करते हैं उस बीमारी का। ठीक, उसकी बात करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग सेसेशन, मतलब कि धूम्रपान बंद करना। ये जब रिस्पायरेटरी डिजीज होगी तो मेन यही बता डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, एडवाइज करेगा कि आप धूम्रपान ना लीजिए और आप स्वच्छ ऑक्सीजन लीजिए। ठीक है, और अच्छे से अच्छे सुबह उठकर एक्सरसाइज करिए या वॉक करिए ताकि आपको सही स्वच्छ ऑक्सीजन मिले। ठीक है, प्यूरिफाइड ऑक्सीजन मिले। ठीक है, तो ये सब डॉक्टर एडवाइस करेगा। तो पहला आपका है स्मोकिंग सेशन टोटली कंटिन्यू द स्मोकिंग हैबिट एंड इफेक्टिवनेस स्टेप। ये एक इफेक्टिवनेस स्टेप होगा कि आप स्मोकिंग जो है वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है लंग थेरेपी। लंग थेरेपी में क्या होता है, इन केस ऑफ सम मॉडरेट और सीवियर कंडीशन ऑफ सीवीपीडी एडिशनल थेरेपी यूज बाय फिजिशियन। कुछ ऐसी थेरेपी हैं जिनमें जो कि मॉडरेट या सीवियर कंडीशन है लंग्स की या सीओपीडी की, उसमें हम यूज करते हैं। पहला आता है ऑक्सीजन थेरेपी। पेशेंट नीड्स सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, पेशेंट का नीड होता है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, मतलब कि जो हमें वायुमंडल से या एनवायरमेंट से मिल रही वो, तो वो उसके अलावा भी उसको सप्लीमेंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि वो सीओपीडी का पेशेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम रहते हैं ना, तो उसको चाहिए ही होती है। इफ द ब्लड कंसंट्रेशन डिक्रीज, ऑक्सीजन कैन बी डिलीवर्ड टू द ब्लड यूजिंग सम स्पेसिफिक लाइट वेट पोर्टेबल डिवाइस, मतलब कि ऑक्सीजन को डिलीवर करेंगे। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी दिखेगी तो हम ब्लड के जरिए भी ऑक्सीजन उसको भेजेंगे। ऐसा डिवाइस उसके पास रखेंगे जो वो ले जा सके, कहीं भी जाना हो तो उसको साथ में ले जा सके, जिससे उसको ऑक्सीजन वो मिलती रहे। डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ डिजीज, फ्यू पेशेंट यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ ड्यूरिंग स्लीपिंग एंड ऑक्सीजन ऑफ द टाइम, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं या फिर सोते समय भी आप ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, ये एक थेरेपी हो गई। फिर आता है आपका पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इंक्लूड काउंसलिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन एडवाइज। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में ऐसा होता है कि हम उस डिजीज से रिलेटेड उसको पहले तो हम बताते हैं कि वो डिजीज है क्या, उसको अंडरस्टूड कराते हैं कि ये डिजीज है क्या, किन कारणों से आपको डिजीज ये हो रही है। ठीक है, फिर उसको बताते हैं कि उसके क्या क्या प्रिवेंशन है, जैसे कि एक्सरसाइज करना। ठीक है, फिर उसको ट्रेनिंग देना कि ऐसे ऐसे करना। ठीक है, और तो और फिर उसको न्यूट्रिशन बताना, न्यूट्रिशन देना कि ये हमको न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में यही चीज बताई जाएगी। सच टाइप ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आर हेल्पफुल ऑन डिक्रीजिंग द रेट ऑफ hospitalization, increasing the ability of patient to पार्टिसिपेट इन डेली एक्टिविटी एंड लिव अ क्वालिटी लाइफ। मतलब कि ऐसे प्रोग्रामों से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है पेशेंट को हेल्प मिलती है कि वो जो डिक्रीजिंग रेट है पेशेंट की, देखी गई डिक्रीजिंग रेट जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो कम देखी गई है। और तो और जो क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं जो पेशेंट हैं, उनको अगर ये सब अगर हम एजुकेट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इन चीजों का प्रिवेंशन करना है, ठीक है, तो उनसे जो है वो एक जी सकते हैं, क्वालिटी वाली लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप लोग जानते होंगे कि जो हम दवाओं या कुछ ऐसी थेरेपी हैं, दवाएं हैं जिससे हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, सीओपीडी को तो उसका डिस्कस कर लेते हैं। एन इनिशियल एंड माइल्ड स्टेज सीओपीडी कैन बी ट्रीटेड इजीली बट एडवांस स्टेज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट थेरेपी एंड मेडिकेशन प्लान आर रिक्वायर्ड। मतलब कि एक इनिशियल स्टेज या माइल्ड स्टेज है जिसमें सीओपीडी को हम इजीली से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक अगली ज्यादा ही आगे चली गई है स्टेज जिसमें हम थेरेपी करने के लिए एक स्पेशल मेडिकेशन या एक स्पेशल थेरेपी की जरूरत होती है। ठीक है, thus the following effectiveness therapy and treatment plan patient may lead to active life and reducing the risk of complication and aggravation of disease। मतलब कि कुछ ऐसे इफेक्टिवनेस थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट प्लान है जो कि पेशेंट को रेगुलर बेस में लेने पड़ते हैं। ठीक है,
एंड एक्टिव लाइफ, और अपनी लाइफ को जो है एक्टिव रखना पड़ता है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो रहते हैं उनसे दूर रहना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं ब्रोंकोडायलेटर ड्रग में, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इसका काम क्या रहता है? दीज एजेंट रिलैक्स द ब्रोंकियल मसल्स टू मेक ब्रीदिंग इजियर, रिलीविंग कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये एजेंट ऐसे होते हैं जो रिलैक्स करते हैं ब्रोंकियल मसल्स को एंड मेक ब्रीदिंग इजियर टू रिलीविंग कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये जो एजेंट हैं वो ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करते हैं और ब्रीदिंग को इजियर करते हैं कि ब्रीदिंग अच्छे से ब्रीदिंग ले सके, और तो और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है उसको भी रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ड्रग देख लेते हैं डायरेक्ट ड्रग कौन कौन सी ब्रोंकोडायलेटर में। पहले तो लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है जिसको हम एर्पोमोट्रोल बोलते हैं, जिसमें एक ड्रग आती है एर्पोमेट्रोल, इंडाकेट्रोल, एस्लीडिनियम और टेट्रोपियम एंड सेल्मेट्रोल एंड फार्मेट्रोल। ये कुछ ट्रोल करके जो ड्रग लास्ट में आ रही हैं, ठीक है। एक्लिडिपियम जो ये लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, मतलब कि ब्रोंकोडायलेटर मतलब क्या काम है, इसका काम क्या है? जब ये नैरो या कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है आपकी ब्रोंकियाई या ब्रोंक्यूल, ये जो है आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो इसका काम क्या होगा? ये डायलेट कर देगी लंबे समय तक, ये जो है डायलेट कर देगी, मतलब कि स्पेस को बराबर पुनः स्पेस ये बना देगी कि इतना ही फिर से उतना ही चौड़ा हो जाएगा, जितना चौड़ा या फिर जितना डायमीटर पहले था उतना ही कर देगी, जिससे जो वायु का है ट्रांसपोर्ट या आवागमन हो सकेगा। ठीक है, तो यही काम रहेगा। शॉर्ट एक्टिंग में क्या होगा? वो कम समय के लिए करेंगे, जिसमें आप किए गए लेवोब्यूट्रॉल, एप्राटोनियम और अल्ब्यूट्रॉल, ये कुछ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में आती हैं ड्रग। ठीक है, उसके बाद आती है इनहेल्ड स्टेरॉइड भी कुछ होते हैं जिनका काम रहता है जो कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं सीओपीडी का। तो आता है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसका एग्जांपल है ब्यूडीसोनाइड या फ्लूटिकासोन। ब्यूडीसोनाइड मतलब कि जो बॉडी कार्ट लगाते हैं ना, बॉडी कार्ट आप देखेंगे जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आप मतलब पेशेंट भर्ती होता है तो उसको क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है या निबुलाइजर मास्क लगाया जाता है, उसमें कुछ लिक्विड डाला जाता है या फिर उसे बॉडी कार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज ब्यूडीसोनाइड होता है या फ्लूटिकोनाइड होता है। जो इनहेल्ड स्टेरॉइड, वो एक तरह का स्टेरॉइड होता है, आर यूज टू फार्म इनहेलर एंड रिड्यूस द एक्सेवरेट इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज्यादा तरह से वो इन्फ्लामेट रहती है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, दे आर प्रिफर्ड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंट एक्सेवरेशन ऑफ सीओपीडी, मतलब कि एक्सप्रेशन मतलब कि सीओपीडी का जब ये प्रीफर किया जाता है, जब सीओपीडी के जब बार बार सिम्टम देखे जाते हैं तब ये प्रीफर किया जाता है। इसके बाद आते हैं, तीसरा आता है कॉम्बिनेशन इनहेलर में जैसे कि पहले इनहेलर ले रहे हैं तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन में दो ड्रग्स होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से जो है ब्रोंकोडायलेटर होगा या फिर उस कफ को रिलीव करेगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को रिलीव करेगा। ठीक है, तो वो चीज होगी इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड एंड ब्रोंकोडायलेटर आर यूज्ड इन फ्लूटिकासोन या फिर सल्मेट्रोल या ब्यूडीसोनाइड या एंड फॉर्मेट्रोल, मतलब कि इसमें स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर दो तरह की दवाएं हैं वो एक कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं, जो कि कॉम्बिनेशन इनहेलर की श्रेणी में आती है। चौथा आपका है ओरल स्टेरॉइड, शॉर्ट टर्म कोर्स मोस्टली फॉर 5 डे। ये शॉर्ट टाइम कोर्स है, मतलब कि बहुत कम समय के लिए ये कोर्स है जो कि लिया जाता है, मोस्टली फॉर 5 डेज, मतलब कि 5 दिनों के लिए लिया जाता है। आर यूज्ड फॉर मॉडरेट सीवियर एक्यूट एक्सप्रेशन ऑफ सीओपीडी टू प्रिवेंट रोशनिंग ऑफ कंडीशन, मतलब कि ये कम अवधि का कोर्स है, अधिकतर 5 दिनों के लिए लिया जाता है, का उपयोग सीओपीडी की स्थिति को बिगड़ने के रोकने के लिए गंभीर तीव्र प्रकोपन में किया जाता है, ओरल। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका है, इसके बाद आपका आता है फिफ्थ में आ गया फास्फोडाइस्टरेज 4 इनहिबिटर में आ गया अ न्यू क्लास ऑफ केमिकल। इसमें नए तरह के केमिकल आते हैं जिसमें कि रोफ्लोमिलिस्ट आता है ड्रग, ये की एग्जांपल है, इसका दिया गया हुआ यूज की जाती हैं रिलीफ टू सीवियर सीओपीडी एंड क्रोनिक ब्रोंकियाइटिस या सीवियर सीओपीडी रहती है उसको ट्रीट करने में ये फास्फोडाइस्टरेज 4 इनहिबिटर यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है थियोफाइलिन इज मोस्ट पॉपुलर ड्रग है, पॉपुलर एंड चीप ड्रग है, मतलब कि बहुत सस्ती और एक प्रचलित ड्रग है जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सन, स्मूथ जो मसल्स रहती हैं उनके रिलैक्स करने में मदद करती हैं। ठीक है, इट प्रिवेंट एक्सप्रेशन एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग, ये जो है यह प्रकोपन को रोकता है और सांस में सुधार करता है। ठीक है, जो ब्रीदिंग रहती है उसको सही करता है। इसके बाद एंटीबायोटिक आता है, एंटीबायोटिक में आपको एजिथ्रोमाइसिन हो गया, लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया, सिपेक्सिम हो गया, ये कुछ ड्रग हैं जो कि यूज की जाती हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एक्यूट
क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज रहती हैं, सीवियर हो गई या क्रोनिक हो गई, उनमें कुछ एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, जिसमें आपके आ गया एजिथ्रोमाइसिन आ गया, लिवोफ्लॉक्सासिन आ गया, सिफैक्सिम आ गया, और कुछ एंटीबायोटिक हैं जो कि यूज की जाती हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीज में, जैसे कि डिजीज भी दी गई हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गई, निमोनिया हो गया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया, जो कि रिस्पायरेटरी डिजीज हैं जिसमें कुछ एंटीबायोटिक यूज की जाती हैं, जो कि ट्रीट करती हैं आपके सीओपीडी को, या फिर कुछ ऐसी रिस्पायरेटरी डिजीज हैं जिनको भी ट्रीट करती है, विच इज लॉन्ग टर्म अग्रेवेट द सीओपीडी, जो लंबे समय तक सीओपीडी के लक्षणों को बढ़ाते हैं। मतलब कि ठीक है, तो ये कोई ड्रग है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो कि हम यूज करते हैं, जो जिससे हम ट्रीट करते हैं सीओपीडी को, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के। तो हम लोगों ने इस तरह जो है चैप्टर 2 है जो पूरा डिस्कस कर लिया। चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। चैप्टर 2 का पार्ट ए था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उससे रिलेटेड जो डिजीज थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आता है चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट था रिस्पायरेटरी डिजीज। रिस्पायरेटरी डिजीज में आते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें आता आपका है अस्थमा, और दूसरा आता था सीओपीडी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद चैप्टर 2 का थर्ड जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट रह रहे हैं तो कमेंट करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।